पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जैव विविधता को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जैसे कॉन्सेप्ट पहले क्लास में देख लिए थे, तो जैव विविधता के दो चीज एक साथ कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। एक तो हॉट स्पॉट तप्त स्थल जिसको कहते हैं तप्त स्थल, दूसरा इसी के साथ मिलता जुलता जो वर्ड है होप स्पॉट। ये भी करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है होप स्पॉट। इसको होप स्पॉट ही कहेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं हॉट स्पॉट क्या होता है, होप स्पॉट क्या होता है। तो ये क्या है, ठीक, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया ना, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट कब आया है ना, इन दोनों का। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या है, किसने दिया, कब दिया, कितने हैं और कुछ अन्य चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं तप्त स्थल किसे कहते हैं जैव विविधता में। तो हम लोग देखे हैं इसके प्रीवियस क्लास में कि इकोसिस्टम होता है ना। मान लो इकोसिस्टम जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते थे, जैसे मरुस्थल, मैदान, एक क्या हिमालय क्षेत्र है ना, पारिस्थितिकी तंत्र। तो किसी विशेष क्षेत्र में जब यहाँ पे मान लो प्रजाति हैं, बहुत सारे प्रजाति हैं, स्पीसीज हैं, जब प्रजातियों की संख्या या विभिन्नताएं डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा हो जाता है नॉर्मल से, तो प्रजातियों की विभिन्नताएं बहुत ज्यादा हों, डाइवर्सिटी किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र। जैसे एक मनुष्य प्रजाति है, मनुष्य एक प्रजाति, जानवरों के कई प्रजातियां अलग अलग हैं। प्लांट को देखें तो आपके प्लांट के भी बहुत सारे अलग अलग प्रजातियां हैं। तो बहुत सारे एक ही रीजन में प्रजाति जब बहुत सारे हो जाएं, अलग अलग प्रजाति, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हो जाएं, तो इसी को तप्त स्थल कहते हैं। अब होप स्पॉट किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो होप स्पॉट ये समुद्र के लिए है। पहले तो ये देखना याद रखिएगा, समुद्र के लिए कॉन्सेप्ट आया, सी के लिए कॉन्सेप्ट आया। जैसे एक सी बना लेते हैं, चलो ये समुद्र है समझने के लिए। समुद्र के नीचे कई प्लांट होते हैं, समुद्री है ना, समुद्री वनस्पति होते हैं, कई जीव होते हैं, फिश है, ऑक्टोपस है ना, कई जीव होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। तो जीव भी होते हैं, लिविंग थिंग्स भी होते हैं यहाँ पे है ना, और क्या होते हैं, प्लांट भी होते हैं। ठीक, तो समुद्र के नीचे जो प्लांट होता है और जो जीव होता है, इनको कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनको संरक्षण देने का, प्रोटेक्शन का आवश्यकता है। तो ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के ऐसे क्षेत्र जिसमें प्लांट और लिविंग थिंग्स हो और उसको संरक्षण का आवश्यकता हो या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए संरक्षित किया जाना बहुत आवश्यक हो गया हो, इसी को होप स्पॉट कहते हैं। ठीक, चलिए ये किसने दिया अब देखते हैं। समझिएगा किसने दिया, ये तो याद करना है हमको। तो नाम याद रखिएगा, किसने दिया भाई, तो तप्त स्थल का कॉन्सेप्ट दिया हमारे नॉर्मन
नॉर्मल को न कर देना, नॉर्मन मायर्स ने दिया। और होप स्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया सल्विया अर्ल ने, सल्विया अर्ल ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, होप स्पॉट समुद्र से जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है, तो समुद्र वाले सल्विया है, ठीक। स से समुद्र, स से सल्विया याद रखिएगा। और नॉर्मल वाले कौन है? तप्त स्थल, ठीक। नॉर्मन याद रखिएगा, लेकिन नॉर्मन आयर्स, और इधर कौन है? सल्विया अर्ल। क्वेश्चन आया, हॉट स्पॉट शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? फर्स्ट यूज तो नॉर्मन आयर्स, ठीक, नॉर्मन मायर्स, है ना। और होप स्पॉट शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो सल्विया अर्ल। या कॉन्सेप्ट किसने दिया, अवधारणा किसने दिया? तो नॉर्मन, और उधर सल्विया। कब दिया? तो ये 1988 में, और ये 2009 में। याद रखिएगा। कितने कितने दिए? तो जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र पूरे विश्व में देखा जाए तो 36, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 36 है। लेकिन इस 36 में भारत में अभी वर्तमान में देखा जाए, इंडिया में 4 हैं। कितने हैं भाई? 4, ठीक। इंडिया में कितने हैं? 4। इसी को पूरा डिटेल करना है आज, 4 तप्त स्थल को। और होप स्पॉट कितने हैं? तो होप स्पॉट पूरे विश्व में देखा जाए तो 76 हैं, पूरे वर्ल्ड में ये 76 हैं। उसमें से सिर्फ केवल 2 भारत में हैं। इंडिया में कितने हैं? 2, ठीक। अब देखिए, इसमें नाम भी याद कर लेते हैं, 4 कौन कौन से हैं, और भारत के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। 36 को याद मत करते रहना अभी, या ना ही 76 पे जाना। भारत के कौन कौन से हैं वो याद करना है बस, देखिए, और उसी को डिटेल पढ़ना है। देखिए, जो 4 कितने तप्त स्थल हैं? 4, ठीक। ये 4 कौन कौन से हैं? देखिए, हॉट स्पॉट जो 4 हैं, सबसे पहला हमारा पश्चिम घाट, पश्चिमी घाट क्षेत्र, वेस्टर्न घाट रीजन, पहला पश्चिम घाट क्षेत्र। लेकिन पश्चिम घाट क्षेत्र में याद रखिएगा, डिटेल में बताऊंगा अभी, श्रीलंका भी शामिल कर दिया गया है। भारत का पश्चिम घाट क्षेत्र, उसमें श्रीलंका भी शामिल है। दूसरा हिमालय क्षेत्र, या पूर्वी हिमालय क्षेत्र बोलते हैं इसको, हिमालय रीजन। तीसरा, थर्ड, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा रीजन। और फोर्थ, सुंडालैंड, ठीक, जो निकोबार में है, ठीक। सुंडालैंड जगह है निकोबार में, अंडमान निकोबार का, निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें सुंडालैंड करके है। निकोबार ये कहाँ पे है? निकोबार में, याद रखिएगा। और पूरे होप स्पॉट कितने थे भाई? तो पूरे होप स्पॉट 76 थे। उसमें भारत में कितने थे? 2। तो ये 2 होप स्पॉट भारत में कौन कौन से हैं? बहुत इजी, देखो, ये मान लो इंडिया का साउथ पार्ट है ना, भारत का साउथ पार्ट है, तो यहाँ पे एक अंडमान निकोबार और दूसरा यहाँ पे एक लक्षद्वीप, ठीक। एक अंडमान निकोबार क्षेत्र और एक क्या है? लक्षद्वीप क्षेत्र, ठीक। तो पहला लक्षद्वीप याद रखिएगा और दूसरा अंडमान निकोबार। अब इसी को पूरा एक एक करके डिटेल करते चलते हैं।
उसके पहले कुछ अन्य चीजें और इसमें जानना है, उसको देख लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। देखिए अन्य चीजों में एक तो याद रखिएगा, हॉट स्पॉट पूरे विश्व में देखा जाए तो 2.73% बस है। मतलब जो 36 रीजन है, 36 क्षेत्र आते हैं, है ना, पूरे विश्व के 36 क्षेत्र हॉट स्पॉट हैं। ये 36 क्षेत्रों में पूरे 60% प्रजाति निवास करते हैं। कितने स्पीसीज? 60%। ठीक, ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरे विश्व है। विश्व में मान लो ये 36 जगह चुन लिए, ठीक, तो बहुत कम क्षेत्र है। 98 लगभग 98% क्षेत्र बच जाते हैं, ठीक, इस 36 के अलावा जो है पूरे वर्ल्ड में। तो लेकिन इन 36 जगहों में ही पूरे 60% प्रजाति पाई जाती है। याद रखिएगा, ये 60 कितने परसेंट प्रजातियां निवास करते हैं तप्त स्थल में? तो 60% प्रजातियां, टोटल का कुल का 60% स्पीसीज। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे होप स्पॉट में याद रखिएगा, होप स्पॉट को लाया गया मिशन ब्लू के तहत। मिशन ब्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन ब्लू पर्यावरण के लिए। तो मिशन ब्लू के थोड़ा डिटेल करते हैं। मिशन ब्लू किसने लाया? तो वही डॉक्टर अभी जो पढ़े थे, साल्वे अर्ल ने लाया। ठीक, डॉक्टर साल्वे अर्ल ने लाया क्या? मिशन ब्लू। ठीक, इस मिशन ब्लू के तहत ही आया, याद रखना, होप स्पॉट। ठीक, अब मिशन ब्लू एक तो डॉक्टर साल्वे ने लाया और दूसरा इसका एम याद रखिएगा मिशन ब्लू का। तो मिशन ब्लू का क्या एम था? मिशन ब्लू का एम क्या है? ये 2020 तक पूरे समुद्र के, पूरे सी के 20% क्षेत्रों को, 20% एरिया को संरक्षित कर लेने का इसका एम है। ठीक, संरक्षण का, प्रोटेक्शन का एम है। कब तक? 2020 तक। मिशन ब्लू का क्या एम है? समुद्र, जितने भी एरिया, समुद्र के 20% क्षेत्र को कम से कम हम प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक, ये मिशन ब्लू का क्या है? एम है। इसको भी डॉक्टर सल्विया ने दिया था, इसको भी डॉक्टर सल्विया अर्ल ने दिया था। सल्विया अर्ल, मिशन ब्लू। और देखो, मिशन ब्लू सल्विया अर्ल ने दिया, ठीक है। सल्विया अर्ल और IUCN, ये संस्थान है पर्यावरण के लिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको आगे डिटेल करेंगे। ठीक, ये दोनों ने लाया कौन सा कॉन्सेप्ट? होप स्पॉट का। ठीक, और भारत में एक तो ये याद रखना, मिशन ब्लू। ठीक, मिशन ब्लू किसने दिया? इसका एम क्या है? दूसरा चीज, इसका एम क्या है? और होप स्पॉट सल्विया अर्ल के साथ किसने, कौन सा संस्था जुड़ा हुआ है? IUCN, है ना। ठीक, तीसरा याद रखना अन्य चीज में, तो भारत का जो 2 क्षेत्र होप स्पॉट हैं, तो होप स्पॉट जो भारत के 2 क्षेत्र हैं, एक तो अंडमान निकोबार और दूसरा क्या? लक्षद्वीप। ये जो 2 क्षेत्र हैं, ये कब जोड़ा गया था? तो 2013 में। कब जोड़ा गया था? 2013 में। ठीक, इतना हमको अलग से और याद रखना है चीजें। अब 4 जो तप्त स्थल हैं उसको डिटेल करते चलते हैं, है ना। पहला तप्त स्थल हमारा क्या था? तो फर्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका भी लिख देना साथ में, याद रहेगा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। तो वेस्टर्न
घाट एंड श्रीलंका। देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है, जैसे भारत का, ये भारत है मान लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम घाट यहां से लेकर यहां तक इसको बनाते हैं, मान लो ये भारत का पूरा पश्चिम घाट है ना। पश्चिमी घाट ये गुजरात से स्टार्ट होता है, ठीक। गुजरात के नीचे क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, उसके बाद केरल, उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, कन्याकुमारी तक, ठीक। ये भाग जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग आपका क्या है, पश्चिम घाट है, पश्चिमी घाट कहलाता है। और इधर पूर्वी घाट हो जाता है, अगर ऐसे भारत में जाएं तो ये पूर्वी घाट है, लेकिन पश्चिमी घाट में ही श्रीलंका को सम्मिलित कर लिया गया है। किसको भाई, श्रीलंका को, याद रखिएगा किसको, श्रीलंका को। तो इसीलिए इसका नाम, पहला नाम क्या है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक है ना, या इसको सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है ना। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा तप्त स्थल है जहां पे सर्वाधिक, अब मानसून या तो इधर से आता है या तो इधर से आता है, लेकिन यहाँ पे पहाड़, पूरे पहाड़ है, पूरे बिछा हुआ है, समझना पहाड़ है। तो मानसून इधर से आने से ये पहाड़ रोक देते हैं जल्दी आने से, लेकिन क्योंकि यहां पे मानसून रुका रहता है इसलिए सबसे अधिक वर्षा होते रहता है इधर, ठीक, रेनफॉल होता है इधर, रेन होता है। तो अब सबसे अधिक वर्षा वाला तप्त स्थल कौन सा है, पश्चिमी घाट। लेकिन सबसे पहला चीज, सबसे अधिक वर्षा वाला, ठीक, इसलिए आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं इधर, है ना, याद रखना, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा होता है। दूसरा याद रखना, सबसे अधिक जनसंख्या, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला भी तप्त स्थल कौन सा है, हॉट स्पॉट कौन सा है, तो पश्चिमी घाट ही है। देखिए महाराष्ट्र में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं, केरल में भी, इधर भी जनसंख्या कोई भी कम वाला नहीं है इधर, है ना। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी कौन सा हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट, ठीक। तीसरा याद रखिएगा, यहां पे तीसरा चीज याद रखना है हमको, यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौधों का लगभग 6000 प्रजाति पाए जाते हैं। प्लांट का अप्रोक्सीमेट कितने स्पीसीज पाए जाते हैं, 6000, कितना, 6000 प्रजाति प्लांट के, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा हो रहा है तो वर्षा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होगा, प्लांट होगा भी, ठीक। इसके बाद याद रखना यहां पे चौथा चीज, एक तो बाघ पाए जाते हैं, एक तो हाथी पाए जाते हैं, एक तो बंदर पाया जाता है, एक गिलहरी पाया जाता है। गिलहरी स्क्वायरल बोलते हैं ना, ठीक। मंकी, एलिफेंट, टाइगर, ये सब तो जानते हो, लेकिन सबका एक विशेषता है, ठीक। यहां पे एशियाई बाघ पाए जाते हैं, याद रखना। कैसा बाघ, एशियाई बाघ पाए जाते हैं, ठीक। कैसा बाघ, एशियाई। यहां पे कैसे हाथी पाए जाते हैं, तो भारतीय हाथी पाए जाते हैं, इंडियन, ये इंडियन और ये एशियाई। यहां पे याद रखना, शेर के पूंछ वाला बंदर पाया जाता है। कैसा बंदर पाया जाता है, शेर के पूंछ वाला बंदर। और यहां पे बड़ा आकार का गिलहरी पाया जाता है। चारों इंपॉर्टेंट। एशियाई बाघ कौन से तप्त स्थल, तो आपका पश्चिमी घाट। भारतीय हाथी कहां पाए जाते हैं, शेर के पूंछ वाला बंदर कहां से पाया जाता है, और बड़ा आकार का गिलहरी कहां पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट, ठीक। तो पहला चीज सबसे अधिक वर्षा,
और एक चीज याद रखना इसको, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा भी है, सबसे अधिक जनसंख्या भी है, पौधों का लगभग 6000 प्रजाति पाए जाते हैं, ये सब के कारण इसको सबसे अधिक भारत का समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र क्वेश्चन आता है। ऐसा सेम लिखा रहता है भारत का समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर क्या है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। सॉरी, श्रीलंका को हटा देता है, आंसर में क्या पश्चिमी घाट रखता है। तो भारत का सबसे समृद्ध रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी वाला एरिया कौन सा है बोलेगा तो पश्चिमी घाट याद रखेगा। तो 5 चीजें याद रखना है, पश्चिमी घाट में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक जनसंख्या, तो वर्षा ज्यादा है तो लगभग कितने हैं पौधों के, प्लांट के कितने स्पेसीज हैं इधर 6000, बाघ, हाथी, बंदर, गिलहरी सबका, ठीक, एशियाई बाघ, भारतीय हाथी, शेर के पूंछ वाला बंदर और बड़ा आकार गिलहरी पाए जाते हैं। 5वां भारत का सबसे समृद्ध रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी वाला एरिया। ठीक, उसके बाद दूसरे में चलते हैं। सेकंड देखते हैं, हिमालय, पूर्वी हिमालय, जिसका नाम है पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक, ईस्टर्न हिमालय रीजन। अब इसमें भी पहले इसका एरिया देखते हैं कहां से कहां तक है। तो मैप बना लेते हैं एक, हिमालय मतलब भारत का ऊपर पार्ट, ये मान लो ऊपरी पार्ट है भारत का। तो यहाँ पे हमारा है भूटान, सॉरी यहाँ पे हमारा है नेपाल। ठीक, नेपाल मान लो ऐसा है, और यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान। ठीक, यहाँ पे क्या है, भूटान। तो नेपाल और भूटान, ठीक, इसको बनाना है। देखिए कौन कौन सा रीजन आता है, ये रीजन, एक तो ये रीजन, ठीक, जिसको उत्तर हिमालय कहते हैं। ठीक, नॉर्थ हिमालय। एक तो सबसे ज्यादा पार्ट उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ईस्ट है ना, पूर्वी हिमालय यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट आता है, भूटान का पूरा पार्ट आता है, नेपाल का ये वाला पार्ट आता है, ऐसा करके। ठीक, ऐसा। तो इसका कहां से कहां तक एरिया है, तो ये एरिया कवर कहां से कहां तक किया, देखिए एक तो उत्तर हिमालय आता है इसमें, फिर पूर्वी हिमालय भी आता है इसमें भारत का, नेपाल का उत्तर भाग छूट जाता है ना, तो नेपाल का उत्तर भाग नॉर्थ पार्ट छूट जाता है, तो दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नेपाल, और क्या, पूरा भूटान। इतने एरिया में फैला हुआ है क्या, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक, उसके बाद उत्तर हिमालय, उत्तरी हिमालय मतलब हिमालय का उत्तर क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र है ना, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम नेपाल और भूटान, भूटान पूरा। ठीक, इसमें दूसरा चीज याद रखना है हमको कि ये सबसे न्यू तप्त स्थल में आता है, जिसको नववलित तप्त स्थल कहते हैं, सबसे न्यू हॉट स्पॉट में आता है। ठीक, नववलित मतलब जो नया बना हुआ है, ठीक, न्यू हॉट स्पॉट में आता है। और थर्ड इसमें ये याद रखना है कि आपका नववलित
कौन कौन से जीव इसमें होंगे। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उड़ने वाला गिलहरी। कौन सा गिलहरी? उड़ने वाला गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वायरल। इसमें कहा क्या पर एक दूसरा यहाँ पे ब्लैक बियर, ठीक, ब्लैक बियर है ना। यहाँ पे लंगूर पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? लंगूर, ठीक, उड़ने वाला गिलहरी। अब क्वेश्चन आता है कि उड़ने वाले गिलहरी या इसका नाम क्या है? उड़ने वाले गिलहरी का नाम, तो नाम या से याद रखना, नाम दफा। इसका नाम ही है क्या? नाम दफा, ठीक। तो उड़ने वाले गिलहरी या नाम दफा, ब्लैक बियर, लंगूर, ठीक, डियर्स, बियर भी पाया जाता है, डियर्स भी पाए जाते हैं इधर, ठीक। ये सब कहाँ पाए जाएंगे? आपके पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। कहाँ? पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ये नववलित तप्त स्थल है, नववलित तप्त स्थल है, तो याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट में। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट तप्त स्थल। कौन सा? इंडो बर्मा। जिस बर्मा अब म्यांमार कहलाता है, इसलिए इंडो म्यांमार तप्त स्थल भी कई बुक में मिलेगा आप लोग को, हॉट स्पॉट। अब इसका कहां से कहां तक एरिया है पहले ये देखो, ठीक। ये मान लो आपका पूर्वी भाग है ना, ऐसा करके, ठीक। इसमें ये वाला पार्ट, ठीक, ये इंडिया का इंडो है ना, मतलब पूर्वी हिमालय। कौन सा हिमालय? पूर्वी हिमालय। ये म्यांमार जिसका नाम बर्मा, ठीक। इधर थाईलैंड भी आता है, ठीक। इंडोनेशिया भी आता है ना। लाओस भी आता है, वियतनाम, मतलब इधर के इतने देश यहाँ कर होते हैं। और थोड़ा सा बांग्लादेश भी आता है, बांग्लादेश का पार्ट, ठीक। इतने इसके एरिया हैं, ठीक। पूर्वी हिमालय, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ठीक। ये इतना पार्ट कवर करता है। याद रखना जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक, ये वाले राज्य पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, ठीक, पूर्व उत्तर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है हमारे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको जैव विविधता का द्वार किसे कहते हैं? डोर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये पूछा है। तो जैव विविधता का द्वार किसे कहते हैं? बहुत लोगों को लगता है कि पश्चिमी घाट होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट बहुत फेमस है तप्त स्थल के लिए, ठीक। पहला नाम तो वही आता है। लेकिन याद रखना पूर्वोत्तर राज्य, आंसर क्या लीजिएगा? पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लीजिएगा, ठीक। ये अलग से याद रखना, एक पहला चीज इसका एरिया, दूसरा चीज है ना। तीसरा यहां पे याद रखना है हम लोगों को कि अदरक प्रजाति यहां की स्थानीय प्रजाति है। कौन से तप्त स्थल की स्थानीय प्रजाति अदरक है, ठीक। तो स्थानीय प्रजाति का इधर की क्या है? अदरक प्रजाति। चौथा यहां पे याद रखिएगा, फोर्थ यहां पे हेरोन, वाइट, हेरोन का पूरा नाम है वाइट ईयर्ड नाइट हेरोन। ये विलुप्त प्रजाति कहाँ पाई जाती है? बोलते हैं वाइट, आप सफेद कलर समझ लें, वाइट याद करने के लिए, वाइट ईयर्ड नाइट हेरोन।
ठीक, या हेरोन करके याद रखिएगा। तो याद व्हाइट ईयर्ड नाइट हेरोन, ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना इंडो बर्मा तप्त स्थल पर। कहाँ पे पाया जाता है? इंडो बर्मा तप्त स्थल पर। ठीक, इसके साथ पूछता है ताजा पानी, शुद्ध पानी, ठीक, ताजा पानी वाला कछुआ कहाँ पाया जाता है? तो ताजा पानी वाला कछुआ भी इधरी ये इंडो बर्मा तप्त स्थल में, ठीक, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट में पाया जाता है। यहाँ इंडो तप्त स्थल में, इंडो बर्मा तप्त स्थल में इतना ही याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद चौथा चलते हैं। चौथा देखते हैं, लास्ट जो है तप्त स्थल में हमारा सुंडालैंड। सुंडालैंड, ठीक, हॉट स्पॉट। तो सबसे पहले एरिया देखो, एरिया देखिए, ये मान लो इंडिया है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार, तो निकोबार जहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह है ना, निकोबार द्वीप समूह, ठीक, से थोड़ा सा और इधर, ठीक है ना। तो जिसमें सुंडालैंड में सिर्फ हमारा एक ही पार्ट आता है, निकोबार। भारत का कौन सा पार्ट आता है? निकोबार द्वीप समूह आता है, याद रखिएगा, ठीक। कौन सा? निकोबार ना। दूसरा चीज यहां पे याद रखिएगा, पूरा इसको एक द्वीप समूह है, उसको सुंडालैंड कहते हैं, उसमें निकोबार बस आता है हमारा, ठीक, भारत का। दूसरा क्वेश्चन आया, सर्वाधिक प्रभावित जैव विविधता तप्त स्थल कौन सा है? मोस्ट इफेक्टेड हॉट स्पॉट कौन सा है? तो याद रखना सुंडालैंड, ठीक, क्योंकि यहां पे जैव विविधता बहुत बदलते रहता है, खतरे में रहता है, इसलिए मोस्ट इफेक्टेड हॉट स्पॉट किसको माना गया है? सुंडालैंड को। तीसरा चीज यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? तो मछली पाया जाएगा, मगरमच्छ पाया जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन। और चौथा चीज याद रखिएगा ये कि 2013 में यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुंडालैंड को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, ठीक। वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व 2013 में यूएनओ ने किसको घोषित किया था? सुंडालैंड को, याद रखिएगा, है ना। चलिए, ये है आपका क्या? तप्त स्थल हॉट स्पॉट में याद रखिए। और एक क्वेश्चन और आता है कि गंगा डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन आपका हिमालय, पूर्वी हिमालय तप्त स्थल में पाया जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग जान ही रहे होंगे कि करंट में अभी हाथी एलिफेंट वाला जो घटना हुआ, तो एलिफेंट वाला, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें भारत सरकार द्वारा पहले योजना लाई गई उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्योंकि करंट में घटना घटित हुआ है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक। तो इसको पहले अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हाथी के लिए, एलिफेंट के लिए सबसे पहले एक तो याद रखना है हमको, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो आया 1992 में। इसमें एलिफेंट प्रोजेक्ट में हाथी के आवास के लिए, रिसाइड के लिए, हाथी के आवास के लिए, रिसाइड के लिए हाथी गलियारा प्रोजेक्ट लाया गया था। एलिफेंट कॉरिडोर, ये एलिफेंट कॉरिडोर क्या है? हाथी गलियारा क्या है? जैसे ये हाथी गलियारा, ये गली है, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत पास पास होंगे मान लो, ठीक, तो हाथी का साइज तो बड़ा होता है भाई, है ना।
तो ये पेड़ पौधे हैं, तो एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे, मान लो इधर मनुष्य हैं बहुत सारे, ठीक, मतलब मनुष्य को आवास है, इधर घर बर है मनुष्य के, लेकिन ऐसा एक हाथी के लिए जगह बनाया जाए, ठीक, जहाँ पे उसका आवास ठीक ढंग से हो सके, और ऐसा एक रास्ता बनाया जाए जिससे मानव के पास वो ज़्यादा ना आ पाए, मानव बस्ती में ज़्यादा ना आ पाए। इसी को एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं। दूसरा एक याद रखना है एलिफेंट के लिए, माइक प्रोजेक्ट। माइक प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो एलिफेंट से, है ना। कौन सा? माइक ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये कब शुरुआत किया गया था? इसका शुरुआत 2003 में किया गया था, 2003 में किया गया था। और माइक 2003 में, इसमें दो चीजें लाया गया था, इसको दो चीजों की को पता करने के लिए। पहला, जो एलिफेंट है उन लोग का, उन एलिफेंट का इलीगल किलिंग क्यों हो रहा है ये जानने के लिए, जैसा कि नाम है ना, एलिफेंट इलीगल किलिंग को समाप्त करने के लिए। और दूसरा, जो एलिफेंट हाथी हैं, इनका प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? नेचर चेंज समय समय पर क्यों हो जाता है कहीं, ठीक, कभी कभी ये खतरनाक क्यों हो जाते हैं, ठीक, ये पता करने के लिए। तो दूसरा याद रखिएगा, एक दूसरा माइक, है ना। एक और याद रखिएगा हाथी के प्रोजेक्ट के लिए, हाथी से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए, हाथी मेरे साथी। हाथी मेरे साथी का शुरुआत 2011 में किया गया, ठीक। हाथी के प्रति हम संवेदनशील रहें, सेंसिटिव रहें, जानवरों के प्रति हम बहुत सेंसिटिव रहें ताकि उनको नुकसान ना पहुंचाएं, ये इसका उद्देश्य था, ठीक। किसका? हाथी मेरे साथी। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2011 से, याद रखिएगा, ठीक। तो एक तो याद रखना एलिफेंट कॉरिडोर को, एक याद रखिएगा माइक को, एक याद रखिएगा हाथी मेरे साथी को, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, है ना। एक पढ़ लेते हैं चिपको आंदोलन को थोड़ा डिटेल में। चिपको मूवमेंट भारत में जो हुआ था, इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत बताया था मैं। तो चिपको आंदोलन, इसको थोड़ा और डिटेल करना पड़ेगा। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। अब देखिए, चिपको आंदोलन का कहां पे हुआ था? उत्तराखंड, रेणी गांव में हुआ था। कौन सा गांव में? रेणी गांव, है ना। कहीं कहीं इसका डेट मिलता है 1970, कहीं कहीं इसका डेट मिलता है 1973, कहीं कहीं 1974 भी मिलता है। शुरुआत एक्चुअल में 1970 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया। एक्चुअल में 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यावरण के लिए पहला सम्मेलन था स्टॉकहोम। इससे प्रेरित होकर 1973 में ये मूवमेंट, ठीक, चिपको आंदोलन थोड़ा रफ्तार में आया, ठीक। अब 1973 में, अप्रैल 1973 में, ठीक, ये बड़ा रूप लेने लगा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता गौरा देवी,
सुंदर लाल बहुगुणा, एक तो चंडी प्रसाद, ठीक, एक गोविंद सिंह, 4 लोग थे। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसको प्रचार प्रसार करने का सबसे बड़ा भूमिका किसने निभाया, तो सुंदरलाल बहुगुणा आंसर लेते हैं। ठीक, और सब महिलाओं के लिए गौरा देवी प्रमुख थी। ठीक, तो रेणी गांव के 27 महिला ने, कितने महिलाओं ने, 27 महिलाओं ने बलिदान दिया था। ठीक, एक्चुअल में 1973 में ये आंदोलन जब हुआ, ठीक, तो लगभग 2459 एक्चुअल एग्जैक्ट है, आप लोग 2400 पेड़ काटने के लिए बोला गया था केंद्र सरकार द्वारा। ठीक, तो 2400 पेड़ को बचाने के लिए रेणु गांव के लोग चिपको आंदोलन किए थे, याद रखिएगा। 1974 तो किसी हालत में नहीं लेना है आंसर। ठीक, 1973 नहीं रहा तो 1970 आंसर लेना है आप लोगों को, है ना। अब देखिए ये सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रमुख रोल अपनाया था, इसलिए 1981 में उनको पद्मश्री देने का घोषणा किया गया था। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, जब तक जंगल की कटाई नहीं रुकेगा तब तक मैं कोई भी पुरस्कार ग्रहण नहीं करूंगा, ये बोला गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का ये पाठ याद रखिएगा। ठीक, और चिपको आंदोलन के तर्ज पर दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन हुआ था 1980 में, 1980 में। कौन सा आंदोलन? एपिको आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता थे पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। तो दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किसे कहेंगे? एपिको आंदोलन। किसे कहेंगे? एपिको आंदोलन, याद रखना। ठीक, तो ये चिपको आंदोलन, ठीक, कब लेंगे? 1973 नहीं रहा तो 1970, है ना। रेणी गांव, ये सब याद रखिएगा। नेतृत्वकर्ता 27 महिला, और दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन एपिको आंदोलन कहलाता है। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा ने कब पद्मश्री लेने से इनकार किया था? 1981 में इनको पद्मश्री से नवाजा जा रहा था, लेकिन जब तक पेड़ कटाई नहीं रुकेगा तब तक मैं कोई भी पुरस्कार ग्रहण नहीं करूंगा, ये कहा था। किन्होंने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा का एक एनजीओ था, एनजीओ के सदस्य थे ये 2, इसलिए इन दोनों का भी नाम याद रखिएगा। ठीक, चलिए।